तो मैंने बताया था बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बातचीत हुई थी। क्या बातचीत किए थे हम? बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत, फिर 2 तत्व, फिर 3 ये पहला वाला जो है सबसे पहला सिद्धांत था जो दिया गया था। ये दिया किसने था? तो एल्फ्रेड बिने ने दिया था। वहीं पर 2 तत्व और 3 तत्व जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। दोनों कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। एक तत्व जो था 2 तत्व वाले में एक था सामान्य तत्व जिसको बोलते हैं जनरल फैक्टर या जी फैक्टर और एक होता है विशेष तत्व या विशिष्ट तत्व जिसको बोलते हैं स्पेशल फैक्टर। अब जो सामान्य तत्व है वो जन्मजात होता है और विशेष तत्व जो होता है वो क्या होता है? अर्जित होता है। तो ये दोनों मैंने समझा दिया था। फिर मैंने बोला था बहुतत्व सिद्धांत कि थॉर्नडाइक ने कहा था कि बुद्धि में एक नहीं, अनेक प्रकार के क्या होते हैं? तत्व होते हैं। अनेक प्रकार के असंख्य मात्रा में तत्व होते हैं, जिसके कारण क्या होता है व्यक्ति जो है, व्यक्ति के अंदर अभिलक्ष मतलब बहुत सारी क्या होती है? क्षमताएँ होती है। व्यक्ति के अंदर काफ़ी सारी क्या होती हैं? क्षमताएँ होती हैं। व्यक्ति के अंदर बहुत सारी क्षमताएँ होती हैं, लेकिन इन तत्वों में से कुछ ही तत्व क्या है? अधिक विकसित हो पाते हैं और कुछ तत्व जो होते हैं, ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते। इसी कारण क्या पढ़ते हैं आप कि जो बच्चा होता है जो बच्चा होता है, वो 1-2 विषय में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है या 2-3 विषय में, बाकी उनका नॉलेज जो होता है सामान्य रहता है या उसके बारे में उतना ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने बताया था समूह तत्व। समूह तत्व या पीएमए, इसको क्या बोलते हैं? पीएमए भी बोलते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये दिया था किसने? लुईस स्टर्न ने दिया था और इनके इस कॉन्सेप्ट में जो बुक लिखी थी इन्होंने, द प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, द प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में इन्होंने कितने तत्वों की बात की थी? कुल 13 तत्वों की बात की थी। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आता है, तो इस कॉन्सेप्ट में, इस सिद्धांत में इन्होंने 7 तत्वों की बात की थी। तो मैंने कुछ उसको ऐसे समझाया था, पी.वी. संधू, एन मतलब बीएमडब्ल्यू होता है तो एनएमडब्ल्यू और फिर लास्ट में एल था। समझाने के लिए बस है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वेरी गुड, याद है। परपेचुअल, वर्बल, स्पार्शियल, न्यूमेरिकल, फिर आपका मेंटल पावर, वर्ड फ्लुएंसी और लॉजिकल, इस पे हमने चर्चा की थी। ये 2 हमारे रह गए थे, इसको मैंने बता दिया था तरल और ठोस बुद्धि। तरल और ठोस बुद्धि को मैंने बताया था कि तरल बुद्धि जो होती है, वो क्या होती है? जन्मजात होती है, जो किसने बताया था? कैटल ने बताया था। किसने बताया था? कैटल ने। और जो ठोस बुद्धि है, वो हॉर्न ने बताया था और क्या कहा? ये बुद्धि जो होती है, अर्जित प्रकार की होती है। इसको व्यक्ति जो है, वातावरण से बाहर से सीखता है। अगर जो वो सीख रहा है, तो वो क्या है आपका? अर्जित कहलाएगा। जैसे आपको सीडीपी आपने कभी मतलब सीडीपी जो है आप अर्जित कर रहे हो। वही अगर साँस ले मतलब बोलना 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 जो है वो जो है जन्मजात प्रकृति है, ध्यान रखिएगा ना। वो बाय बर्थ ही सीखते हो आप, बाय बर्थ आपके ब्रेन में होता है, ये नाम-समझ के कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो भूख लगने पर, प्यास लगने पर आपका जो बिहेव होता है वो जन्मजात है और जो आप बाहर से सीखते हो वो क्या होता है? अर्जित कहलाता है वातावरण से। देखिएगा, अब 2 जो है, 2 कॉन्सेप्ट जो हमारे बाकी है, कौन-कौन से कॉन्सेप्ट बाकी थे? ये दोनों बाकी हैं, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत और बुद्धि का कौन-सा सिद्धांत? संरचना सिद्धांत। तो इन दोनों को देखते हैं। पहले देखिएगा 6 नंबर में हम लोग थे, तो 6 नंबर में देखिएगा, बुद्धि का त्रिआयामी और त्रिविमीय या इसको बोलते हैं संरचना सिद्धांत, रचना सिद्धांत। देखिए, नाम मैं आपको प्रॉपर लिख के बता दे रहा हूँ। नाम से ही आप लोग के में ज़्यादातर चांसेस है कि नाम से ही क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल थ्योरी। और ये कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था? चलो बताओ तो? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा-सा स्वास्थ्य में दिक्कत है, सही है। यहाँ देखते हैं। वेरी गुड, गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड ने क्या किया था, बोला कि भाई बुद्धि जो होती है 1 तत्व 2 तत्व नहीं होता। उसमें क्या होता है, कई डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशंस मतलब विमाएँ, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना स्कूल टाइम में, एक्स विमा, वाई विमा, फिर आपने ऐसा पढ़ा होगा, एक ऐसा, ये बोलते थे एक्स, ये बोलते थे वाई और ये थर्ड डायरेक्शन को आप ऐसे शो करते थे।
तो ये वैसे ही कुछ है। तो इन्होंने क्या बताया कि भई हमारे बॉडी में क्या होता है, सॉरी हमारे इंटेलिजेंस में 3 डायमेंशन होते हैं। कितने डायमेंशन होते हैं? 3 डायमेंशन होते हैं। जैसे पासा खेलते हैं ना, पासा बनाते हैं, ये कुछ वैसा ही बनाना है। चलो, आई होप समझ में आ गया हो। तो यहाँ पर देखो, क्या कहानी है इसकी। तो यहाँ पर एक विमा जो है, अच्छे से लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, नोट्स में भी दिया है। सबसे पहला जो कंटेंट है, वो है विषय वस्तु। इसको इंग्लिश में कंटेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटेंट ही बोलते हैं। इसमें 4 चीज़ें आती हैं। अच्छा, इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें क्या होती है, 4 चीज़ें आती हैं। जैसे पहला क्या आता है, तो सबसे पहले आता है क्या, आपका आकृति। क्या आता है सबसे पहले? आकृतिक आता है। और आकृतिक के बाद आता है आपका सांकेतिक। सांकेतिक के बाद आता है आपका अर्थगत। सांकेतिक के बाद जो चौथा पॉइंट होता है, वो है अर्थगत। अर्थगत के बाद क्या है? व्यवहारिक। तो देखो, कैसे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने बताया आकृतिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फिगरेटिव। फिगरेटिव। फिर सेकंड जो है वो है सांकेतिक। सांकेतिक मतलब सिंबॉलिक। सिंबॉलिक। फिर है अर्थगत। और एक बुद्धि है क्या? व्यवहारिक। एक है क्या? व्यवहारिक। तो अर्थगत के लिए शब्द यूज किया जाता है सिमेंटिक और प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल। जैसे अपन बातचीत करते में बोलते हैं ना, अरे यार बी प्रैक्टिकल सोचना। बोलते नहीं है बातचीत करते में, अरे यार प्रैक्टिकल सोच, इतना ज्यादा क्यों जाके सोच रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो प्रैक्टिकल सोच मतलब व्यवहारिक जीवन में जो हम यूज करते हैं, व्यवहारिक जीवन में जो हम यूज करते हैं, उस बुद्धि को बोलते हैं व्यवहारिक बुद्धि। डेली लाइफ में जो यूज करते हैं। अब दूसरा ये है, दूसरा चीज याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो है, इसको बोलते हैं संक्रिया। संक्रिया, ये इसको बोलते हैं मानसिक क्रिया। प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस भी बोल सकते हो या प्रोसेस भी बोल सकते हो। तो देखिएगा इसमें क्या-क्या है, इसमें 6 चीज़ें आएँगी। सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्या? संज्ञान। फिर है संज्ञा, सॉरी संज्ञा नहीं, स्मरण। स्मरण के बाद याद रखिएगा मूल्यांकन। क्या याद रखना है? मूल्यांकन। फिर अभिसारी, अपसारी। अपसारी और अभिसारी चिंतन। अपसारी, याद होगा आपने पढ़ा हुआ था अपसारी, अभिसारी चिंतन। मैंने आपको बताया था पूरे चिंतन वाले टॉपिक में। अपसारी का मतलब है कि बियॉन्ड जाके सोचना। इसमें मैंने क्वेश्चन बोला था कि चलो रायपुर या बिलासपुर का वर्णन करो करके। तो वर्णन करो वाला जो क्वेश्चन है, जहाँ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हो, तो वो होता है अपसारी। फिर एक होगा अभिसारी, तो अभिकेंद्री लिखा होगा, उसको अपसारी कर लीजिएगा नोट्स में। इंग्लिश में अगर मैं बताऊँ तो इंग्लिश में क्या-क्या बोला गया है, ये देखिएगा। संज्ञान का मतलब होता है जानना। संज्ञान का मतलब होता है जानना, ठीक है? तो जानना इंग्लिश में क्या हो जाता है, ये कॉग्निशन या कॉग्निटिव। फिर उसके बाद स्मरण का मतलब होता है वो मेमोराइजेशन या मेमोरी। ये अभी थोड़ी देर में सब कुछ समझाऊंगा ना मैं। अभी सारे नाम लिख रहा हूँ, नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर सपोज करो टफ आ गया पेपर, टफ आ गया तो आपको क्या पूछेगा, ये 3 डायरेक्शन नहीं पूछेगा, 1, 2 और ये 3 तीसरा नहीं पूछेगा उत्पाद। इसके अंदर क्या-क्या शामिल है, वहां से प्रश्न पूछ सकता है। मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन। अपसारी का मतलब होता है, याद करो, क्रिएटिव थिंकिंग आपने पढ़ा था।
या डाइवर्जेंट बोलना चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या हो जाता है ये? डाइवर्जेंट। और ये हो जाएगा क्या? कन्वर्जेंट। क्या होता है? कन्वर्जेंट। तो ये पूरे 5। फिर इसके बाद जो तीसरा जो साइड होता है वो कहलाता है उत्पाद, प्रोडक्ट। अब मैं इसको थोड़ा देर में समझा रहा हूँ ना, क्यों ये ऐसा काम करता है, क्यों ऐसा बोला गया है। प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखो क्या-क्या आएगा, सबसे पहले इकाई, फिर आएगा वर्ग, फिर आएगा संबंध, फिर आएगा प्रणाली, फिर आएगा 5वां रूपांतरण, और फिर 6वां आएगा क्या? निहितार्थ। क्या आएगा? निहितार्थ आएगा। तो देखिएगा क्या-क्या है इंग्लिश में, ये हो जाएगा यूनिट, ये हो जाएगा क्लास, बोलते हैं ना अपर क्लास, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, तो वो वाला। संबंध का मतलब है रिलेशन, प्रणाली का मतलब है सिस्टम, रूपांतरण का मतलब है ट्रांसफर, ट्रांसफर, और निहितार्थ का मतलब होता है इम्प्लीकेशन, मतलब अप्लाई करना, उसी में छुपा होना, इम्प्लीकेशंस। चलिए, अब बहुत अच्छे से समझिएगा ये कहानी क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ना। देखिए नोट्स में बस ये है, ये अब केंद्रीय लिख दिया, वो भी सही है, लेकिन आप जो शब्द से जानना है वो ये ज़्यादा सही है आप लोग के लिए। अब देखिएगा, जो मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर कोई भी बुद्धि में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो किसके थ्रू जाएगा? विषय वस्तु के थ्रू जाएगा। तो विषय वस्तु क्या होगा? ये 4 पार्ट में बटा हुआ है, ऐसा बोलना है किसका? जेपी गिलफोर्ड का। तो 4 पार्ट हुआ कि नहीं? 1, 2, 3, 4, और यही 4 पार्ट अगर ऐसे पूरा कट करोगे, तो ये इधर भी जाएगा। आपको ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, ये 3D डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद अगर अब क्या होगा? प्रोसेस। अब एक देखो, एकदम सिंपल सा मैं एक तरीका बता रहा हूँ। अब मान लेते हैं मेरे एक दोस्त है, शाम को 4 बजे हम मिलते हैं, है ना? जैसे ब्रेक होता है हमारा, और हम क्या करते हैं, चाय पीने जाते हैं। अब वो दूर है मेरे से, और उसने मुझे देखा, हाथ हिलाया, तो मैंने भी हाथ हिलाया, है ना? तो ये क्या हुआ? ये क्या आया? मेरे दिमाग में एक संकेत आया, मेरे को हाय बोल रहा है। तो मैं क्या करूँगा? ये मेरे मेरे ज्ञान में आएगा, हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, ये जो है हाथ हिलाना है ना? फिर उसके बाद मेमोरी में कुछ चलेगा कि मैं भी उसको रिस्पॉन्स करूँ, तो मैं उसके संबंध में क्या करूँगा? इनमें से किसी चीज़ का यूज़ करूँगा, और उसका जैसे ये इम्प्लीकेशन है, मैं अप्लाई कर दूँगा कि हाँ भाई। फिर उसका इशारा आएगा कि भाई, मतलब इशारा दूर से ही ऐसा उसने इशारा किया, तो मैं क्या समझूँगा? ये क्या पूछ रहा है? चाय के लिए पूछ रहा है। तो ये क्या हुआ? संकेत आया। संकेत को मैं क्या करूँगा? स्मरण, या तो इसको कॉग्निशन जानता हूँ मैं, और मैं उसका क्या करूँगा? कोई ना कोई इससे आंसर दूँगा, या तो रूपांतरण के थ्रू दूँगा। हाँ, चल ऐसे करके। मैं बोलता चल, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन वो दूर है तो मैं ऐसा करूँगा तो वो समझ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा क्या करता है? काम करता है। ये कहना किसका है? जेपी गिलफोर्ड का। अब देखो, अब यहाँ से जो है ये वाला हिस्सा कितने में बटा हुआ है? 5। तो 1, 2, 3, और ये, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये नीचे भी आएगा ये लाइन। ओके, तो आपने इसको 4 हिस्से में बाँट लिया, और इसको कितने हिस्से में बाँट लिया? 5 हिस्से में। ये है ना? 4 हिस्से में था, और ये कितने में है? 5 हिस्से में है। ठीक है? ये 4 हिस्से में, तो ये कितने हिस्से में है? 5। अब ये कितने हिस्से में है? उत्पाद जो है वो कितने हिस्से में है? 6 हिस्से में है। तो इसको देखते हैं, 6 हिस्से में तोड़ते हैं। फिर बोल रहा हूँ, बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको डायग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है? अब देखो, ये टोटल टोटल कितने हुए? इस पूरे ब्लॉक को अगर आप काउंट करोगे, तो कुछ ऐसा रहेगा ये, ध्यान दीजिएगा ना। कुल कारक, कुल कारक, कुल फैक्टर 4 into 5 into 6, ये होगा। काउंट करके देखिएगा कितना हो जाएगा। यहाँ का 4, यहाँ का 5, और यहाँ का 6। अब देखो, क्या होता है, जैसे आपने देखा एक फैक्टर, मतलब एक तत्व, 2 तत्व, फिर 3 तत्व, फिर बहुतत्व, फिर समूह तत्व देखा। लेकिन जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा? विषय वस्तु 4 होता है, संक्रिया 5 होता है, उत्पाद 6 होता है।
इन सब का कॉम्बिनेशन होता है तत्वों की संख्या। तो कुल कारक कितने होंगे, कुल फैक्टर्स कितने होंगे, तो कुल फैक्टर्स कितने होंगे आपके 120 होंगे। कितने होंगे 120, वेरी गुड। कितना हो जाएगा 110। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा था, जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि बुद्धि जो है एक तत्व, दो तत्व, तीन तत्व से नहीं बना हुआ है। एक्चुअल में उसके 3 डायमेंशन होते हैं, 3 विमाएँ होती हैं और हर विमा में क्या होते हैं, अलग क्लासिफिकेशन होता है। अगर आप देखोगे इन सभी छोटे-छोटे टुकड़ों को हट गिनोगे, ठीक है? तो इन सब का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, उतने तत्व पाए जाते हैं बुद्धि में, ऐसा कहना है किनका, जेपी गिलफोर्ड का। तो आपको क्या याद रखना है कि एक डायमेंशन क्या है, विषय वस्तु, दूसरा डायमेंशन क्या है, संक्रिया दिया होगा, या तो मानसिक संक्रिया दिया होगा और एक दिया होगा क्या, उत्पाद। तो 3 डायमेंशन आपको ऐसे मिलेंगे और हर डायमेंशन में जो तत्व है, उनके कॉम्बिनेशन में ही क्या छुपा होता है, कुल कारक छुपे होते हैं। क्या छुपे होते हैं, कुल कारक। तो कुल कारक को निकालने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका है, 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू क्या कर दोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। क्या आप समझ में आया? और होगा रिवीजन 2-3 बार, रुक जाओ अभी। अब देखो, क्या हुआ, ये जेपी गिलफोर्ड ने जब सबसे पहले किया था ना, वहां का है। जेपी गिलफोर्ड ने क्या किया था, जब सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था, तब ये बताया था उन्होंने। लेकिन बाद में उनको लगा यार कि थोड़ा-थोड़ा इसमें क्या है, चेंजेस करने की आवश्यकता है। हाँ, क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। इसके 3 आयाम कौन से हैं, तो विषय वस्तु है, उत्पाद है और संक्रिया है, ये हो गया। विषय वस्तु में क्या क्या शामिल है, वो टफ करना होगा तब पूछेगा। विषय वस्तु में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, संक्रिया में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, और उत्पाद में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। समझ में आया? कुल उत्पाद कितने हुए, कुल कारक कितने हुए। अर्थगत का मतलब ये है कि मैं बोलता हूं, देखो अर्थगत का मतलब ये है कि उसी में क्या है, अर्थ छुपा हुआ है। जैसे आज बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है, या मैं भीग के आया हूं। अगर मैं बोलूं, अगर मैं ये भी नहीं बोलूं, जैसे आज बारिश हो रही है रायपुर में, और मैं ये बोलूं मैं तो भीग के आया हूं, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप कहीं ना कहीं कहाँ जाओगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा स्मरण, मतलब भीग के आया हूं का मतलब बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। समझ में आया? अर्थगत का मतलब ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें क्या है, बहुत सारा आंसर छुपा हुआ है। चलिए, अब देखो यहां पर इनको लगा कि भाई इसमें कुछ संशोधन करना है, तो सबसे पहले उन्होंने आकृतिक जो फिगर है उसको दो भाग में तोड़ा। एक को बोला क्या, दृश्य, विजिबल, दृश्य, और एक को बोला क्या, श्रव्य, मतलब साउंडेबल। जैसे मैं बोलूंगा, आपको यहाँ पर गोलाकार बोलना होगा, तो आप क्या बोलोगे, बोलकर भी बोल सकते हो, आपको सुनाई देगा गोलाकार। या आपको मोबाइल ऐप को क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। तो मैं दिखाकर भी बता सकता हूँ, मैं सुनाकर भी आपको बता सकता हूँ। तो मैं उस आकृति को आपको सुना भी सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ। इसलिए आकृति के स्थान पर क्या किया गया है, इन दोनों का चयन किया गया। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो विषय वस्तु है ना, ये 5 हिस्से में टूट गया है अब। ये 1 को हटा दिया गया है, 1, 2 और 3 हुआ, ये 4 और 5 बन गया। तो ये जो है, ये कितने हिस्से में बन गया है, पहले 4 हुआ करता था, फिर 5 हो गया। पहले 4 हुआ करता था, अब 5 हो गया। तो अब यहाँ पर थोड़ा-सा फोकस करना। पहला, फर्स्ट संशोधन, अमेंडमेंट के बाद क्या हो जाएगा, पहला जो तत्व था वो 4 हुआ करता था, वो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 गुणा 6, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ। वेरी गुड। अब अगर ये क्वेश्चन पूछना होगा तो क्या पूछेगा बताऊं, जेपी गिलफोर्ड के संरचना या त्रिआयामी सिद्धांत में प्रथम संशोधन के बाद कुल कितने कारक माने गए, या कितने तत्व आए, ये बोला जाता है। कुल कितने कारक या कितने तत्व आए। क्लियर है, समझिएगा, क्लियर है। अब एक और संशोधन किया इन्होंने, ये पहला संशोधन है ना, फर्स्ट संशोधन या अमेंडमेंट। फिर उन्होंने यहां पर संशोधन किया। जो स्मरण है वो लिखकर भी किया जा सकता है, या तो उसको धारण याद करके भी किया जा सकता है। दो तरीके इन्होंने बताए।
तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 इसके स्थान पर ये 2 और आ गए। लिख कर भी हो सकता है, धारण कर भी हो सकता है, मतलब रिटर्न में भी और रिटेंशन में भी। रिटेंशन कहते हैं ना, रिटर्न में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। विजिबल और ऑडिबल, दृश्य और श्रव्य ये बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो अब ये जो है ये आगे चलकर कितने हिस्से में बढ़ जाता है? 6 हिस्से में। तो वो 5 हो गया, ये कितना हो गया? 6 हो गया। तो अब ये है, इसको ये बोलेगा सेकंड अमेंडमेंट संशोधन के बाद कितना हो जाएगा? ये 5 है, ये 6 हो जाएगा और ये 6। तो अब कुल कारक कितने होंगे? हाँ, रिटेंशन, एस नहीं है ना, रिटेन है, रिटेंशन 180 वेरी गुड। तो आपको क्या याद रखना है? 180। अब देखो, जो क्वेश्चन इससे बन सकता है इस टॉपिक से वो सारा सुनिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं यहाँ से। यहाँ पर क्या होगा? पहले टाइप का क्वेश्चन होगा कि त्रिआयामी या बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसका है? तो जेपी गिलफोर्ड का है। इनके 3 आयाम कौन-कौन से हैं? तो विषय वस्तु है पहला, दूसरा कौन-सा है? विषय वस्तु को बोलते हैं कंटेंट, थर्ड है सेकंड है आपका संक्रिया या इसको बोलते हैं मानसिक संक्रिया और सेकंड है ना? सेकंड में थर्ड में क्या है आपका? उत्पाद, उत्पाद। ये पहले से ही 6 था और बाद में भी 6 ही रहा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? जेपी गिलफोर्ड के जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि त्रयामी संरचना में विषय वस्तु के अंदर क्या शामिल है या क्या शामिल नहीं है? तो आपको देखना है 4 चीजें। पहला संकेत आएगा, दूसरा आकृतिक आएगा, ये याद रखना है ना 4 में। इधर नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, बस अमेंडमेंट में चेंज होता है, ये याद रखना। पहले आकृतिक, दूसरा सांकेतिक, तीसरा अर्थगत और चौथा व्यवहार, ये चीजें। फिर आपको पूछेगा संक्रिया या मानसिक क्रिया में क्या शामिल है? तो संज्ञान, संज्ञान स्मृति, संज्ञान स्मरण, फिर उसके बाद मूल्यांकन, अपसारी और अभिसारी चिंतन, ये 5। फिर उसके बाद उत्पाद में वर्ग, इकाई, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और निहितार्थ। और क्वेश्चन आएगा कि कुल कारक कितने हैं? अगर उसने पहला और दूसरा संशोधन नहीं बोला है, तो सिंपल से याद रखिएगा कुल कारक कितने हैं? 120, प्रथम संशोधन के बाद 150 और टोटल मतलब सेकंड अमेंडमेंट के बाद कुल कितने तत्व बताए गए हैं? तो आपको याद रखना है 100 180। देखो, पहला संशोधन इन्होंने यहां पर किया था, ये हुआ सेकंड संशोधन, सेकंड अमेंडमेंट। तो पहला संशोधन किया था तो ये 4 तत्व जो थे, है ना? ये 1, 2, 3, 4 हुआ करता था, लेकिन ये हटकर इसके जगह में क्या आ गए? 1 और 2 ये आ गए, 3, 4, 5 ये हो गया, तो ये 4 से कितना हो गया? 5। वैसे ही तो पहला संशोधन हुआ था तो ये 4 तत्व 5 में बदल गया, तो 5 गुणा 5 गुणा 6 150। वहीं पर ये वाला जो था ये कितना हुआ करता था? 5 हुआ करता था। स्मरण के स्थान पर क्या आ गया? लिख कर भी हो सकता है और धारण कर भी हो सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि इसको हटा दिए। तो ये क्या हुआ? सेकंड वाले में अब यहाँ पर आते हैं तो ये तो 5 हो चुका था, ये 6 हो गया, है ना? ये 5 से कितना हो गया? 6 और ये तो पहले से ही 6 था, तो ये कितना हुआ? 180। समझ में आया? नहीं देखो, क्या बोलेगा? कुल कारक कितने बताए गए हैं? कुल कारक अगर बोलेगा तो 120 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 120। दूसरा बोलेगा प्रथम संशोधन के बाद कितना हुआ है? तो 150 और द्वितीय संशोधन के बाद कितना हुआ है? तो 180। जब तक संशोधन ना बोले, अमेंडमेंट ना बोलेगा तब तक नहीं लेना है। हाँ, विषय वस्तु में क्या-क्या शामिल है? तो 4 ही लेंगे। अगर देखो ऐसा पूछे, कारक में जाएगा प्रथम संशोधन के बाद अगर बोलेगा तब इधर का सोचना है। नहीं तो इधर 4 का नाम याद रखना है, इधर 6 का ना 5 का नाम और इधर 6 का नाम। हाँ, विषय अंतर्गत 5। हाँ, प्रथम संशोधन के बाद विषय वस्तु में कितने तत्व हो गए? तो आप उसको बोल सकते हो 5। द्वितीय संशोधन के बाद मानसिक संक्रिया में कितने तत्व हो गए? तब आपको बोलना है 6। हुआ? तो ये है, इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। यही है जो पूरा कॉन्सेप्ट है इनका, इतना ही है। इससे बाहर का कुछ भी नहीं पूछेगा। नाम याद रखिएगा, त्रिआयामी त्रिविमीय संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड। मैं गिलफोर्ड का नाम नहीं लिख पाया हूँ, लिख देता हूँ। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ें? चलो, लास्ट लास्ट में बता दूंगा एक बार और। यहाँ पर देखो, आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7th पॉइंट, बहुबुद्धि सिद्धांत।
बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस थ्योरी। थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो किसका है? तो हार्वर्ड गार्डनर का है। तो सबसे पहले तो यही याद रखेगा, गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर, बहुत सारा बुद्धि तो गार्डन में है, ऐसा याद रख लेना। बहुत सारा बुद्धि कहाँ पर है? गार्डन में है, ऐसा कुछ करके याद रख लेना, आपको याद हो जाएगा। बहुत सारा बुद्धि ना, बहुत तत्व नहीं, बहुत तत्व नहीं, बहुत बुद्धि, ऐसे याद रखना। तो ये जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो किसका है? हार्वर्ड गार्डनर का है। ठीक है, बोल देता हूँ। नहीं डाला होगा तो बोल देंगे। चलो, लेकिन आपके पास नोट्स भी है ना विनय, वहां से देखिएगा। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्या है? बुद्धि मूल सिद्धांत में, यहां ध्यान दीजिए, सिद्धांत में कुल कारक, कुल कारक, कुल फैक्टर, टोटल फैक्टर कितने हुआ करते थे? 7 फैक्टर हुआ करते थे। लेकिन इसमें हुआ क्या? 95 के समथिंग आया था ना ये वाला बहुबुद्धि सिद्धांत। तो प्रथम संशोधन, फर्स्ट लिखना ज्यादा सही है, फर्स्ट अमेंडमेंट, संशोधन कब हुआ था? 1998 के आसपास में। और यहां पर हुआ ये 7 से 8 तत्व हो गया। 7 से कितना तत्व हो गया? 8। फिर सेकेंड अमेंडमेंट भी हुआ इसका, संशोधन कब हुआ? तो 2000 में हुआ। कब हुआ? 2000 में। लेकिन यहाँ पर कितना हो गया? 9। तो एक एक तत्व बढ़ गया। लेकिन आज भी आंसर अगर लिया जाता है, जैसे शिक्षक भर्ती में टॉपिक है और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में आज भी अगर आंसर लिया जाता है तो 8 लिया जाता है। रीजन है कि इसका जो 9वां पॉइंट है इसको बहुत सारे लोग क्या नहीं करते? एक्सेप्ट नहीं करते। 9वां पॉइंट जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए ऐसा है। मैं बताता हूँ कौन सा है, क्या है। चलो, पहले ये समझ में आए कि भाई बहुत सारे बुद्धियों का या विभिन्न गुणों का योग है। बुद्धि, बुद्धि को क्या बोला गया है? विभिन्न गुणों का योग बोला गया है। बुद्धि को क्या बोला गया है? विभिन्न गुणों का योग बताया है इन्होंने। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है कि मूल सिद्धांत कितने थे? मूल सिद्धांत कितने थे? तो याद रखिएगा 7। फिर प्रथम संशोधन के बाद कितना हुआ था? 8। और अभी वर्तमान में कितने हैं? 9। अगर ये पूछेगा कि वर्तमान समय में कितना है, वर्तमान में कितने तत्व लिए जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो 9 लिखना है। लेकिन अगर कितने तत्व होते हैं अगर ये पूछा जाए, होते हैं, होते हैं तो 8 ही याद रखिएगा। अगर मूल सिद्धांत में कितने तत्व है तब आपको 7 याद रखना है। कितने होते हैं अगर बोला जाए तो आपको, होते हैं तो 8 याद रखिएगा। अगर मान लो आपको ये पूछेगा कि वर्तमान में कितने तत्व हो चुके हैं करके, तब आप क्या लीजिएगा? 9 लेना है। चीजें समझ में आ रही है? और इनको क्या बोला है? बुद्धि विभिन्न गुणों का क्या होता है? योग होता है। चलिए, इन्होंने जो पार्ट बांटा है उसके ओर बढ़ते हैं। इन्होंने कुल पहले तो 7, फिर उसके बाद 8 हुआ, फिर 9 हुआ। एक एक करके देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले है भाषागत, भाषागत, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक। अब भाषागत का मतलब है जिसके पास क्या हो? बुद्धि बहुत अच्छी हो, शब्द वाला, वर्ड नॉलेज क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? साहित्यकार आ जाएंगे। अमेंडमेंट का ईयर भी याद करना है? नहीं नहीं, नहीं याद करना है। अमेंडमेंट का ईयर याद नहीं करना है, मैं बस बता रहा था।
तो भाषागत में लिंग्विस्टिक में कौन-कौन आ जाएँगे? तो लिंग्विस्टिक में आ जाएँगे आपके लेखक, लेखक, साहित्यकार, मतलब जिनका काम लेखन का होगा। जिनका काम किसका होगा? लेखन का होगा। हाँ, कवि, साहित्यकार ये लोग आ जाएँगे। फिर है तार्किक, जो लॉजिकल सोचे, तार्किक गणित, लॉजिकल मैथ्स करके बस लिख रहा हूँ ना मैं, मैथ्स वाला। तो इसमें कौन आ जाएँगे? लॉजिकली कौन सोचते हैं? वैज्ञानिक और गणितज्ञ। ये याद करो हमने वहाँ भी पढ़ा था, समूह तत्व सिद्धांत में, है ना? फिर उसके बाद देखिएगा दैशिक, दैशिक वहाँ पर भी आपने पढ़ा था। दैशिक हो गया, इसी को मैंने बताया था स्थानिक याद रखना है, इसी को मैंने बताया था कल्पना करने वाला जो होता है, वो याद रखना। इसको बोलते हैं स्पाशल, आपने वहाँ भी पढ़ा था, एस से तो यही आता था। तो ये यहाँ पर कौन आता है? चित्रकार, मूर्तिकार, मूर्तिकार। कभी-कभी यहाँ पर ना चालक भी लिख देता है। चालक मतलब कौन? जहाँ पर दिशा नहीं होता, जहाँ पर सड़क नहीं होता, वहाँ के चालक। तो सड़क कहाँ नहीं होते? वायुयान चालक। दूसरा हो गया जहाज चालक। कभी-कभी इनको भी ले लिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो उनको क्या होता है? अनुमान होता है ना? कंपास देखते हैं और अनुमान के आधार पर क्या करते हैं, जो उनके कल्पनाओं में होती है, उन दिशा का चयन करते हैं। तो बस याद रखिएगा अगर वायुयान दिया हुआ है, वायुयान चालक और जहाज चालक अगर ये दिया है, तो आप क्या आंसर ले सकते हैं? अगर आंसर नहीं दिया कोई दूसरा, तो आप यही दोनों ले सकते हैं। और बताता हूँ, अगला है संगीतात्मक, संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो इसमें कौन आ जाएँगे? संगीतकार, गायक, मतलब जो भी म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग रहेंगे, वो लोग आ जाएँगे। म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आ जाएँगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद लिखिएगा शारीरिक गतिक, फिज़िकल, डायनामिक, फिज़िकल डायनामिक। तो ये जो फिज़िकल डायनामिक है, इसमें क्या आएगा वो समझिएगा। फिज़िकल डायनामिक में जो अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण रखे, जो अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण रखे। जी हाँ, इसमें डांसर आ सकता है, इसपे धावक ले सकते हैं, एथलीट, रनर, धावक है ना ये, धावक, एथलीट, रनर, डांसर, एक्टर, क्योंकि एक्टर लोग को भी पूरा अपने मतलब बॉडी पे कंट्रोल रखना पड़ता है, फाइट सीन के दौरान, बाकी सीन के दौरान। ऐसे हिल-डुल तो सकते नहीं है, जैसा उनको एक्शन करने के लिए बोला जाएगा, एक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो वैसे ही उनका बॉडी रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पर आ सकता है। फिर और लिखिएगा, 2 और आ जाएगा, फिर है अंतः या अंतर, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक। तो इसको बोलते हैं इंटर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्या? दूसरों को समझने वाला। कौन हो जाता है? जैसे डॉक्टर आ जाता है, दूसरों को समझता है ना? डॉक्टर में काउंसलर नहीं आते यार, काउंसलर आते हैं ना जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। कौन से लोग आते हैं? साइकोलॉजिस्ट लोग आते हैं, है ना? नहीं, योगा, हाँ, योगा, ये यहाँ पर आ सकता है। योग जो करते हैं, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, ट्रेनर यहाँ पर आ सकते हैं।
जिम करने वाले भी आ जाएँगे। तो यहाँ देखो, ऐसे डॉक्टर जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, इमोशनली उनसे कनेक्ट होते हैं, उनको गाइड करते हैं। होता है ना साइकियाट्रिस्ट आपने देखा होगा उनको समझने वाले, उनके फीलिंग्स को समझने वाले, उनके लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है। समझ में आया? जो दूसरों की भावनाओं को समझे, दूस उनको गाइड करे, तो वो क्या होता है अंतरवैयक्तिक होता है। क्या होता है? अंतरवैयक्तिक। और एक और होता है अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक उसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है इंट्रा पर्सनल। इंग्लिश में नाम मतलब ये क्या हो जाता है? स्वयं को जानने वाला। मतलब जो स्वयं में लीन रहता है। जैसे साधु संत हो गए, अपने आप में खोए रहने वाले, अपने आप को जानना, खुद के बारे में सोचे। हाँ, बिल्कुल वही। स्वयं की फीलिंग को समझे। तो ये लोग जो होते हैं, ये क्या होते हैं आपके अंतःवैयक्तिक होते हैं। क्या होते हैं? अंतःवैयक्तिक। अब आते हैं क्या उन पॉइंट्स की ओर, उस पॉइंट्स में आते हैं जो अमेंडमेंट के बाद आए थे। तो ये तो 7 मूल तत्व है। ये 7 क्या है? मूल तत्व है। तो देखो 8वां जो तत्व है, प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी, जिसको बोला जाता है क्या? नेचुरलिस्टिक। दिख रहा होगा? नेचुरलिस्टिक। तो इस नेचुरलिस्टिक में कौन आ जाएँगे? जैसे किसान जो प्रकृति से जुड़े रहते हैं, पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट। जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए भी आपने देखा होगा, नर्मदा बचाओ आपने सुना होगा, चिपको आंदोलन सुना होगा, उसमें जो जुड़े हैं, जैसे आपने सलीम अली का नाम सुना होगा, जैसे इसमें कौन आ जाएगा? पर्वतारोही भी आ सकता है। पर्वतारोही, ये लोग आ जाएँगे। यहाँ तक समझ में आया? अब ये जो पॉइंट है इसको सब के सब एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब सब के सब क्या करते हैं? सपोर्ट भी करते हैं, इस वाले पॉइंट को। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलिए, अब 9वां जो पॉइंट है, वो 9वें पॉइंट में बोला गया अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी। तो जो अस्तित्ववादी है इसको बोलते हैं एक्जिस्टेंशियलिस्ट। एक्जिस्ट एक्जिस्ट पे भरोसा करें, विश्वास करें, किसके? आत्मा के, परमात्मा के को मानने वाले। इनके लिए अलग से बोल दिया गया। ये जो है इस प्रकार की बुद्धि आएगा, थोड़ा-सा देखो, आपको समझ में आएगा, आप कब देखोगे जब आपसे क्वेश्चन बनेंगे। आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि तुरंत-तुरंत नहीं आ रहा है, तुरंत में तो कोई भी चीज़ नहीं आएगा। आप पूरे अपने जीवन में इस टॉपिक को कभी पढ़े नहीं हो और आज अचानक आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना पड़ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है, अचानक से अगर कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको देखना क्या है कि आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। हम कल के क्लास में मेबी कल के क्लास में हाँ, कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखना आप कि आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है इसका मतलब आपसे बन रहा है क्वेश्चन। आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव वाइज़ देखना है आपको। चलो, यहाँ तक समझ में आया? तो ये है प्रकृतिवादी, ये ना आया 1998 फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद और ये आया 2000 में सेकंड अमेंडमेंट के बाद। लेकिन ये डेट भी याद नहीं रखोगे तो चलेगा, डेट याद करना ही नहीं है। बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो प्रकृतिवादी के बाद ठीक पढ़ लो, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। एक ही बार तो पढ़ना है, एक ही बार ही पढ़ना है आपको, इसी बार एग्ज़ाम निकाल लेना है। फिर उसके बाद जो आपका उसके बाद ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तक समझ में आया? चलिए।
ये हो गया हो तो मैं आगे के 2-3 जो हैं उसके बस नाम बता देता हूँ, वो नाम पढ़ेंगे और उसके बाद जो होगा इसके बुद्धिमापन के टॉपिक में जाएँगे हम लोग फिर। 2-3 केवल मैंने बोला था ना केवल नाम बताऊँगा करके। चलिए, आगे देखते हैं। अन्य बुद्धि सिद्धांत। अन्य बुद्धि सिद्धांत, अदर इंटेलिजेंस थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, बस नाम याद रखना है। किसने बोला है बस वो ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। बस 4 ही ध्यान रखना है। एक लिखिएगा कौन सा? आपका लेवल 1, लेवल 2। ये है जॉनसन का। फिर है क ख, बुद्धि का क ख सिद्धांत, ए बी थ्योरी। क मतलब इसको ए भी बोलते हैं ना, व ख तो इसको बी बोल देते हैं, सिद्धांत। तो ख क ख करके याद कर सकते हैं या ए बी करके। तो ये कौन है? हैब है। किसका है? हैब। फिर है प्रतिदर्शी। कौन सा है आपका? प्रतिदर्शी सिद्धांत, मॉडल थ्योरी। तो ये किसका है देखिएगा? थॉमसन का है। वो जॉनसन का है तो ये थॉमसन का है। ठीक है? और उसके बाद फिर एक पदानुक्रम सिद्धांत, हायरार्की थ्योरी, बर्ट और बर्नर का। पदानुक्रम, हायरार्की थ्योरी। हायरार्की थ्योरी बर्ट और बर्नर का। ये बस नाम से याद रखना है और कुछ नहीं। नहीं, 7 सर 7 ये कि या आएगा? नहीं, नहीं, नहीं। आपको देखो यहाँ से प्रश्न नहीं बता पाया था ना मैं। चलो पहले इसको देख लो फिर बताता हूँ। लेवल 1 लेवल 2 किसका है? जॉनसन का। बस नाम याद रखो और कुछ नहीं। बुद्धि का क ख ये एबी कॉन्सेप्ट जो है वो किसका है? हैब का है। प्रतिदर्शी या मॉडल सिद्धांत जो है थॉमसन का है ना? और क्या है? पदानुक्रम जो है हायरार्की कॉन्सेप्ट जो है वो बर्ट और बर्नर का है। बस और कुछ भी इसमें नहीं पढ़ना है। इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, यहाँ से देखो बहुबुद्धि सिद्धांत में एक तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? यही बार-बार पूछता है, हार्वर्ड गार्डनर का है। विभिन्न गुणों का क्या होता है? योग होता है ना? मैंने ये बता दिया था। मूल सिद्धांत में कितने हैं? तो आपको 7 याद रखने हैं। कितने होते हैं बोलेगा तो 8। वर्तमान में कितने क तत्व माने गए हैं? तो आपको याद रखना है 9। कितने तत्व याद रखने हैं? सॉरी। हाँ, कितने तत्व है वर्तमान में? तो 9 याद रखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ से कोई एक दे देगा, भाषागत में कौन आएगा और ऐसे करके, और निम्न में से 4 ऑप्शन रहेगा, निम्न में से कौन आएगा? इधर के कोई भी दे देगा। तो इधर का एक उठाएगा, इधर से 4-5 दे देगा और बोलेगा निम्न में से संगीतात्मक कौन होगा? या इधर से क्या दे देगा? एक ऑप्शन दे देगा और इधर पूछेगा कौन-सा? और हाँ, याद रखना शारीरिक डायनामिक में जो भी रक्षा सेना से होगा, चाहे वो वायु सेना से हो, चाहे वो जल सेना से हो, चाहे वो थल सेना से हो, कहीं से भी होगा, वो जो होगा वो शारीरिक गतिक वाला ही होगा, सेना वाला जो भी होगा, डिफेंस में जो भी होगा। अग्निवीर बिल्कुल ले सकते हैं। भाई वहाँ भी तो है ना। अगर एयर फोर्स का पायलट है, तो एयर फोर्स के पायलट को भी तो अपने शरीर पर नियंत्रण रखना होता है। तो वहाँ के लिए आप ये लीजिएगा, एयर फोर्स बोलेगा तब। यहाँ तक समझ में आया?
2 ही टॉपिक पढ़े ना अभी। मापन के बारे में थोड़ा-सा बता रहा हूँ, बुद्धि मापन के बारे में, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद देखेंगे बाद में। तो देखो, बुद्धि मापन, टॉपिक है ना बुद्धि मापन। तो ये क्या है? इंटेलिजेंस मेज़रमेंट। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, व मानसिक आयु शब्द का प्रयोग। प्रयोग किस किसे किसने किया है या किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड बिने। ठीक है, समझ में आया यहां तक? दूसरा, मानसिक परीक्षण, मानसिक परीक्षण लिखा हुआ है, मानसिक परीक्षण। तो ये किसका है? तो कैटल का है। किसका है? कैटल का। और तीसरा चीज याद रखना है, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि इसी को बोलते हैं क्या इंग्लिश में? हाँ, इसको बोल सकते हैं ना, मेंटल टेस्ट। मेंटल टेस्ट कौन लेके आते हैं? तो आप याद रखिएगा, कैटल। लेकिन अगर आयु बोला है तो वो बीने का है। और यहाँ पर बुद्धि लब्धि, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। क्वेश्चन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हो आप? आईक्यू बोलते हो। क्या बोलते हैं? आईक्यू की अवधारणा, धारणा, कॉन्सेप्ट कौन लेके आते हैं? तो सबसे पहले याद रखिएगा, स्टर्न प्लस कुहलमान। स्टर्न प्लस कौन सा? कुहलमान। ये याद रखिएगा, स्टर्न और कुहलमान। इन्होंने क्या दिया था? फॉर्मूला दिया था। मतलब मेन तो पर्सन ये याद रखना है, ब्रिटेन से थे। इन्होंने फॉर्मूला दिया था, आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए। एम ए जो है मेंटल एज है, एम ए जो है मेंटल एज है, और सी ए, तो सी का मतलब होता है क्रॉनिकल एज, लेकिन आप करंट एज याद रखेगा। तो इन्होंने इतना ही बताया था, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आप याद रखेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट है वो टर्मन ने दिया है। टर्मन ने क्या किया है? आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए। कल के क्लास में इसको पूरा पढ़ेंगे क्या होता है। ये इन्होंने दिया था, और इसको क्या माना जाता है? ज्यादा सही माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? ज्यादा सही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने परफेक्ट निकाला। एम ए, एम ए का है मेंटल एज, मैं लिख दे रहा हूं ना। मानसिक आयु, इससे क्वेश्चन आता है ना, कल बताऊंगा इससे क्वेश्चन कैसे आता है। मानसिक आयु, और ये जो है सी ए, क्रोनिकल एज। क्रॉनिकल, क्रॉनिकल एज। तो क्रॉनिकल एज में आप याद रखिएगा, वास्तविक आयु होता है। आप समझने के लिए क्या बोल सकते हो? करंट एज समझ सकते हो। तो आपको ये तीन चीज याद रखना है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता या मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, एल्फ्रेड बी ने। मानसिक परीक्षण अगर बोलेगा मेंटल टेस्ट, कौन है? कैटल है। कौन है? कैटल। और उसके बाद अगर पूछेगा कि भाई बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी है, तो पहला नाम याद रखिएगा स्टर्न का, और सेकंड नाम याद रखिएगा टर्मन का। पहला नाम याद रखिएगा स्टर्न का, और दूसरा नाम याद रखिएगा टर्मन का। हाँ, तो वही है ना, मैंने पहले और दूसरे को ना, अपूर्व दोनों को मैंने सेम कर दिया है।
दोनों को मैंने 2 पॉइंट है ना वहाँ पर। देखो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता और फिर मानसिक आयु शब्द का प्रयोग करता या आइडिया किसका है? आइडिया ऑफ मेंटल एज, तो वो किसका अल्फ्रेड बिनेट का, तो मैं दोनों को एक साथ कर दिया है उसमें। 2 लाइन लिखूँ उससे अच्छा जन्मदाता, जन्मजात लिख दिया हूँ शायद, जन्मदाता है ना, सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ, बोल में अलग रहा हूँ और लिख अलग दिया हूँ, जन्मदाता। हू इज़ द फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट, या नहीं बुद्धि परीक्षण होगा ना, आईक्यू नहीं, इंटेलिजेंट टेस्ट होगा वो। हाँ, सही है, मेरे से मिस्टेक हुआ था। समझ में आया? आईक्यू MA अपॉन CA मल्टीप्लाई विथ 100 है ना? चलो, तो आज के क्लास में इतना ही। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण पढ़ना है। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और इसके आगे हम लोग हो सके तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। कल हो सकता है कि मेरा क्लास जो है, नहीं, 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 इस बार क्लास था। मतलब इस बार क्या हुआ था, टेस्ट एग्ज़ाम था ना, सेट का एग्ज़ाम था, तो सुधीर सर भी अवेलेबल नहीं हो पाते, मैम थी नहीं, रवि सर भी अवेलेबल नहीं थे। फ़ॉर्मूला अगर है तो टर्बन ने दिया है, शुरुआत फ़ॉर्मूले की स्टर्न ने की थी, लेकिन फ़ॉर्मूला कंप्लीट किया किसने, तो टर्मन ने किया है। फ़ॉर्मूला कंप्लीट किसने किया है, टर्मन ने किया। चलिए, कल मिलते हैं फिर, कल मिलते हैं। कल के क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और खत्म हो जाएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा हाँ, हमने बिल्कुल पढ़ा है। ओके, चलिए कल मिलते हैं ना। बुद्धि शब्द गाल्टन ने दिया है, फ्रांसिस गाल्टन ने। हाँ, तो सुधीर सर दिए थे ना नेट का एग्ज़ाम, मतलब सीजी सेट का।